अब हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर हम पहले यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं। तो प्रेशर में 1 atm इट इज इक्वल टू 1 बार। atm और बार दोनों सेम ही होता है, एंड इट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg और 10 पावर 5 पास्कल। पास्कल है वो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम में इस चीज़ को ध्यान रखो कि 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 1/100 की पावर 3 आ जाएगा, वहां पे उधर चला जाएगा, फिर ये नीचे से उधर 10 पावर 6। ठीक है, तो उससे हमारे पास ये वाला इक्वेशन आ जाएगी 1 लीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि 1 लीटर इट इज इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। लीटर और मीटर में कन्वर्जन याद रखो क्योंकि वो याद रखना आसान है। यहाँ पे मीटर क्यूब है, यहाँ पे 10 पावर -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे +3 है। तो 1 लीटर इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं लेंथ की तरफ। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सबको पता है। 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। अब इसको याद रखने का तरीका देखो, नाम सुन के हमको लगता है डेसीमीटर। डेसीमीटर डेसीमीटर मतलब 10 मीटर। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, ये लगता है क्योंकि डेसी का मतलब होता है 10, तो 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। बट ये कॉन्सेप्ट उसका उल्टा है, 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, तो ये हमको इक्वेशन में याद रखनी है। ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन करके कोई भी निकाल सकते हैं, जैसे ये निकाल रखा है। इतना कोई पूछता नहीं, डेसीमीटर भी कोई नहीं पूछेगा। खैर 1 एंगल्स फ्रॉम 10 पावर -10 मीटर और 10 पावर -8 सेंटीमीटर। अब आता है मोल। मोल इज द बेसिक यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें मेन खास बात ध्यान रखने की ये है कि 1 मोल इक्वल्स टू 10 6.022 6.023 into 10 पावर 23 पार्टिकल्स। अब चाहे वो एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयन हो। अगर मॉलिक्यूल है हमारे पास H2 है तो वो 1 मोल के अंदर एक NaH2 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हमारे पास हीलियम है तो 1 मोल हीलियम के अंदर इतने हीलियम एटम्स होंगे। ठीक है, उसके बाद तो इतना ध्यान रखिए कि 1 मोल अगर बोले तो वो इसका मतलब ये नंबर होता है, इतने पार्टिकल्स। और वो यहाँ पर जो भी लगाए इसके आगे 1 मोल एटम्स बोले तो इतने एटम्स हो जाएंगे। 1 मोल मॉलिक्यूल्स बोले तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। मोल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। इस स्टेटमेंट से वो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम 12 ग्राम बेसिस को छोड़कर अगर 15 ग्राम ले लें, मान लें, तो हमारा आंसर क्या होगा। तो 1 मोल की वैल्यू कितनी होगी, कितने से चेंज होगी, इस तरह से पूछ लेता है। तो इसके यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। सिंपल है, मोल 1 लिया तो वॉल्यूम 22.4 लीटर आ जाएगा। ये तो यूजलेस था। तो जैसे अगर बैलेंस इक्वेशन होती है, बैलेंस इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये हर जगह कट जाएगा, तो जितने मोल्स का रेशो होगा उतना ही वॉल्यूम का रेशो होगा। जैसे मैं अगर बात करूं कि A2A + B = 3C, तो ये 2 मोल्स हैं इसके, इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल है। तो अगर वॉल्यूम बोलूंगा तो इसके 2 लीटर होगा, इसका 1 लीटर होगा, इसका 3 लीटर होगा। क्यों? क्योंकि जब इसके 2 मोल्स थे, मोल का मतलब होगा 22.4 लीटर, तो 2 × 22.4 लीटर करूंगा। ऐसे ही यहाँ पर 1 × 22.4, यहाँ पर 3 × 22.4, 22.4 22.4 22 सब कट गया, क्या बचा 213। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम का रेशियो भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 मोल K + ion इक्वल्स टू, 1 मोल का मतलब Na पार्टिकल्स होता है, ये एक चीज बताई गई है इसमें, और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट की डिफाइन है द क्वांटिटी 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज AMU। ठीक है, तो पहले हम 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास निकाल लेते हैं, फिर उसका 1/12 कर देंगे। एक एटम है तो 1/Na इक्वल्स टू, इसका मास निकालना है तो वेट अपॉन मोलर मास 12 होता है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास वेट आ गया। मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का वेट आ गया। अब इसका 1/12 कर दो, 1/12, तो ये कट गया, तो हमारे पास वेट कितना है 1/Na। तो द क्वांटिटी 1/12 मास, तो 1/12 मास
ऑफ वन कार्बन एटम इट इज इक्वल टू 1/Na। और जब 1/Na करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका भी बहुत आसान है कि 1 AMU इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो नीचे वाला 3 पावर ऊपर चला जाएगा, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा, which is equal to वेट ऑफ न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन्स। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू 1/n। तो अगर Na की वैल्यू कांस्टेंट है तो AMU की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास ये टेबल आ जाती है, जिसमें सबसे पहला आता है एटॉमिक मास, फिर आता है ग्राम एटॉमिक मास, फिर आता है एक्चुअल मास। अब एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ एन एटम इन AMU। नाम से पता चल रहा है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसके अंदर होगा? एटॉमिक मास यूनिट में होगा। तो हाइड्रोजन के लिए 1 AMU हो गया, नाइट्रोजन के लिए 14 AMU, ऑक्सीजन के लिए 16 AMU। उसके बाद आती है ग्राम एटॉमिक मास। एक बात बताओ, एटॉमिक मास को कंफ्यूज मत करना कि मॉलिक्यूलर वेट है या नहीं है, क्योंकि जो ग्राम एटॉमिक मास है ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। और वो बोल दे कि एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का मतलब है AMU के अंदर। ठीक है, वैल्यू सेम रहती है, बस यूनिट चेंज हो जाती है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल का मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 मोल इन ग्राम। ठीक है, तो ये मोलर मास ही होता है, क्योंकि मोलर मास हमारे ग्राम में ही होते हैं। अब यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम जब भी लग जाए तो मतलब उसका होता है 1 मोल। अगर मैं बोलूँ कि ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, मतलब 5 ग्राम एटम है ना, तो मतलब 5 मोल है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब मोलर मास, तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास में मोलर मास आ जाएगा। फिर आता है एक्चुअल मास। एक्चुअल मास मतलब जो उसकी फिजिकल क्वांटिटी का असली वेट है, जब उसको वे करेंगे वेटिंग मशीन के ऊपर तो वो कितना है। ठीक है, तो AMU से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 AMU इक्वल्स टू 1.67 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, तो 1 इंटू ये वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका एक्चुअल मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल थी हमारी एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास और एक्चुअल मास के बीच में डिफरेंशिएट करना देखा हमने। एक्चुअल मास ऑफ एन एटम इन ग्राम होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ स्टेटमेंट। 1 ग्राम एटम्स मतलब होता है 1 मोल। 1 मोल एटम्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम आयन होता है 1 मोल आयन। 1 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स, सॉरी 5 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास वेट दे रखा है, वेट इक्वल्स टू 5 ग्राम। अब 5 ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स मतलब होता है मोल, तो 5 मोल एंड 2 मॉलिक्यूल्स। सॉरी यहाँ पे N आएगा क्योंकि एटम्स है ना, ग्राम एटम्स, तो नाइट्रोजन एटम्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 5 ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे वेट जो है वो आ जाएगा 5 ग्राम। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे N2 लगा लो। यहाँ आता है 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है मोल, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मोल्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस देखना था, तो जो हमने देखा। अब आता है रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। सिंपल है, ये वाली इक्वेशन हमको पता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, दैट इज अवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। यहाँ पे जो लीटर में है, यहाँ पे वॉल्यूम भी लीटर में लेना पड़ेगा। अगर इसको ml में लेना है, ml में लेना है अगर, तो यहाँ पे 22.400 ml आ जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन विद नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन ये दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एट STP और NTP इज दिस मच। 1 मोल लिखा, 22.4 लीटर आ गया वॉल्यूम। ये कब है? जब STP या NTP पर है, नॉर्मल कंडीशंस पर। कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि प्रेशर हमने कितना अप्लाई कर रखा है, कितना नहीं अप्लाई कर रखा। मान लो अगर हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, अपनी कंडीशंस अप्लाई कर दी, प्रेशर कुछ हो रहा है, टेम्परेचर कुछ हो रहा है, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन से उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे।
पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से एन इक्वल्स टू पीवी बाय आरटी आ गया। ठीक है, एटॉमिसिटी की तरफ बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब अगर हम बोले मान लो कि इन सबके मॉलिक्यूल सेम है, मान लेते हैं हमारे पास उसको ऐसा डेटा आया है कि इन सबके मॉलिक्यूल सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो है वो सेम है 1:1:1, बट जो एटॉमिक रेशियो होगा वो सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हीलियम के अंदर एक एटम है, हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 8 है। आई बात समझ में? तो एटॉमिसिटी होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम भी है तो भी एटम्स का नंबर सेम नहीं होगा। आई बात समझ में? अब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मोल्स इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लिखा है, देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू n अपॉन Na। यहाँ से आगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू आ गई n इंटू Na, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। अब अगर हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लो H2 मॉलिक्यूल्स है, तो H2 मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो तो इतना हो गया, बट अगर उसने हमसे पूछे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो हमें उसके एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना होता है। तो अगर हमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रखा है तो उसका सिंपल याद रखने का तरीका है मैन। मैन हमारे पास मोल हो गया, ए हो गया हमारे पास एवोगैड्रो नंबर, एन ए हो गया हमारे पास एटॉमिसिटी, एन हो गया Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आ गया था वेपर डेंसिटी। सबसे पहले देखते हैं डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मैं 1 मोल का मास लूंगा तो 1 मोल के मास को हम बोलते हैं मोलर मास। अगर मैं ऊपर मास लूंगा 1 मोल का तो नीचे वॉल्यूम भी 1 मोल का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मोल मैंने 1 ले लिया, इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास। तो जो वेट है मोलर मास के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर जो मास आ गया वो मोलर मास आ गया। और 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम होगा वो कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर आ जाएगा 1 मोल के लिए, इसीलिए यहाँ पर 22.4 ले लिया। तो क्वेश्चंस में इस चीज का ध्यान रखना कि देखा रखा कई क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे इस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास अगर 1 मोल का लिया है तो उसको मोलर मास बोलेंगे, और वॉल्यूम अगर 1 मोल का लिया है तो वो 22.4 लीटर हो जाएगा। इस तरह से वो हमको पूछ सकता है कि डेंसिटी ऑफ H2 बताओ, तो डेंसिटी ऑफ H2 के लिए हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं कि मोलर मास ऑफ H2 हो गया और नीचे वॉल्यूम तो है ही 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स के लिए। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। अब वेपर डेंसिटी होता क्या है, ये तो सिंपली डेंसिटी था, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर 1 मोल के लिए नापे तो 1 मोल का मास हो गया मोलर मास, 1 मोल का वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर। अब वेपर डेंसिटी के डिफाइन पर आते हैं। इट इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये एक टाइप से रिलेटिव डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर सेम टेम्परेचर और प्रेशर है तो जब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम है तो मास से डिवाइड कर देंगे उसको। ठीक है, और मास की जगह हमने क्या ले लिया, मोलर मास ले लिया। 1 मोल के लिए अगर लेंगे तो मोलर मास आ जाएगा हमारे पास। आगे बात समझ में? अगर मास दे रखा है दोनों का तो मास ले लो, अगर मास नहीं दे रखा तो मोलर मास के टर्म्स में निकाल लो। ठीक है, ऊपर मोलर मास ऑफ गैस आ जाएगा, नीचे मोलर मास ऑफ H2 आ जाएगा, H2 का मोलर मास 2। इससे हमको फॉर्मूला आ गया मॉलिक्यूलर मोलर मास है कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 इनटू वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला बड़ा काम है। अब हम आगे क्वेश्चंस करते हैं इसके, देखते चलते कैसे कैसे होने हैं। द फॉर्मूला ऑफ अ हाइपोथेटिकल गैस इज दिस मच N2 और ब्रैकेट में बाहर X, मतलब X टाइम्स N2। ठीक है,
its vapor density is 70, find the value of x। अब वो कह रहा है कि वेपर डेंसिटी जो है वो है हमारी 70, तो जो मोलर मास होगा वो आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू 2 इंटू 70। और इस वाले जो गैस है हमारे पास, इसका मोलर मास कितना होगा? नाइट्रोजन का होता है 14, N2 का होगा 28, इंटू एक्स कर दो इक्वल्स टू 2 इंटू 70। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 140 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं 14 से, ये चला जाएगा 2 टाइम्स, ये चला जाएगा 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल बी इफ इट्स डेंसिटी इज दिस मच। अब उस सबको डेंसिटी दे दी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वो पूछ रहा है वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब एक मोल सब्सटेंस का जो वेट होता है उसको मोलर मास बोलते हैं। तो हम यहाँ पे मोलर मास ले लेंगे एक मोल के लिए, और एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो उसने हमसे मोलर मास पूछा है डेंसिटी देकर, ठीक है। डेंसिटी जो है वो है 0.36 ग्राम पर लीटर इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन 22.4 लीटर। लीटर से लीटर गया, जो मोलर मास आएगा वो ग्राम में आएगा। कैसे आएगा? 0.36 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो और हमारा मोलर मास आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 22 को हम 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 7.29 आ गया, 7.92 ग्राम। इस तरह से सॉल्व करना है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। यही है, ठीक है, 7.92 या फिर 8 ग्राम के आसपास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 दैट कंबाइन विद 0.08 मोल्स ऑफ O। अब देखो, जो H2SO4 का एक मोल है, एक मोल H2SO4 में 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम 4 मोल लेंगे तो अब जाकर एक मोल H2SO4 बनेगा। अब वो कह रहा है कि अगर हम कितने मोल्स लेंगे तो कितना H2SO4 बनेगा। एक से आ जाएगा 1/4 और 0.08 से आ जाएगा 0.08 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे 0.02 मोल्स H2SO4 कंबाइन करेगा इतने मोल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्योंकि 4 मोल कंबाइन कर रहा था एक मोल H2SO4 के साथ, 4 मोल ऑक्सीजन एक मोल H2SO4 के साथ कंबाइन कर रहा था, तो 0.08 मोल कितने के साथ कंबाइन करेगा? 0.2 मोल H2SO4 के साथ। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट NTP इन ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब उसे हमसे डेंसिटी पूछ लिया। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी ऑफ 1 मोल O2, 1 मोल O2, अगर हम एक मोल का मास लेंगे तो उसको मोलर मास बोलते हैं, और O2 का मोलर मास कितना होता है? 32, ठीक है। और एक मोल के लिए वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। यही हमारी डेंसिटी आ गई। मास हमने ग्राम में लिया था, डेंसिटी हमने लीटर में ले रखी है। इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? ये आएगा लगभग 1.5 ग्राम पर लीटर के अराउंड, ठीक है। कितना दे रखा है? 1.42 ग्राम पर लीटर दे रखा है, तो 1.5 ग्राम पर लीटर के बराबर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ml H2O। अब एक बात ध्यान रखो कि जो वाटर है, वाटर के लिए जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है तो हम उसको वेट लेके सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास 18 ml है वाटर, तो हम सॉल्व किससे करेंगे? 18 ग्राम वाटर लेट करके सॉल्व करेंगे कि हमको 18 ग्राम दे रखा था। अब ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na इक्वल्स टू मोल्स व्हिच इज इक्वल टू 18 अपॉन 18 गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो जो n हो गया वो हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना आ गया Na के बराबर 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O।
ठीक है, इसका आंसर एन दे रखा है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम बताना है एक मॉलिक्यूल का इन लीटर, वॉल्यूम अपॉन 22.4 इक्वल्स टू एक मॉलिक्यूल है तो 1/Na, वॉल्यूम कितना आ गया 22.4 अपॉन Na लीटर। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो गलत आएगा। मैंने अभी पीछे क्या बताया था, पीछे क्या बताया, जब भी वाटर की बात की जाए तो अगर उसका मास पूछ रहा है या वॉल्यूम पूछ रहा है, हमें हमेशा मास की टर्म्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जितना मास होगा उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। इसने पूछा कैलकुलेट वॉल्यूम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे उसका मास निकाल लेंगे। ठीक है, और जितना उसका मास होगा उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। तो हम मास के लिए सॉल्व करेंगे, मास अपॉन मोलर मास, ये तो वेट हो गया, इक्वल्स टू 1/Na। मोलर मास होता है 18, इधर आ गया 18 आ गया, या इसका वेट इन ग्राम। अब जितना ग्राम में है उतना ही मतलब ml में होगा उसका, तो वॉल्यूम आएगा 18/Na ml। ये सही आंसर है, जो पहले वाला था वो गलत था। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर परसेंटेज पूछा है, जैसे हमारे पास CO2 का परसेंटेज पूछा है, CO2 का, कार्बन का परसेंटेज पूछा है CO2 के अंदर, तो कार्बन एक है, इसका मोलर मास होता है 12, कितने एटम्स है एक, पूरे का मास कितना हो गया 44 × 100। यही है इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कार्बन। कैसा, एटॉमिक वेट कार्बन का कितना था इनटू नंबर ऑफ एटम्स, ताकि उसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट आ जाए, अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर 44 × 100 कर दो। अब कई बच्चों के ये दिमाग में दिक्कत आ रही होगी, डाउट आ रहा होगा दिमाग के अंदर कि यहाँ पर तो एटॉमिक वेट लिखा हुआ है, एटॉमिक वेट जो है वो हम ALU में कैलकुलेट करते हैं, तो उससे भी कर लो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। AMU में करेंगे, जैसे CO2 था हमारे पास, एटॉमिक वेट हो गया CO2 का 112 AMU। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स को भी होल्ड पर रखते हैं। ठीक है, 12 AMU है, जब AMU को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 12/Na कर देंगे, क्योंकि 1 AMU इक्वल्स टू 1/Na होता है, तो इसको डिवाइडेड बाय Na कर दिया। अब इसके नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं कितने हैं, एक एटम है कार्बन का, तो इसका एक एटम है 1/Na इक्वल्स टू इसके कितने मोल हैं, एक मोल है। आई बात समझ में? नहीं आई। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। ठीक है, तो n/Na इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक मोल CO2 के अंदर एक मोल कार्बन है। ठीक है, तो जब हम नंबर ऑफ एटम्स लाएंगे तो वो कितना हो जाएगा Na के बराबर, तो नंबर ऑफ एटम्स की जगह Na लिख दो, तो ये कट जाएगा, तो भी 12 ही बचेगा जैसे पहले बच रहा था। तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि एटॉमिक मास यूनिट AMU में दिया जाता है, हम उसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह से होता है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन टाइप के क्वेश्चंस, तो यहाँ पर अगर एटॉमिक वेट दे रखा है तो उसको हम एटॉमिक वेट सिर्फ और सिर्फ एक एटम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिनिमम मोलर मास। तो मिनिमम मोलर मास जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ, मान लो हमारे पास कुछ दे रखा है CXO9। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कंपाउंड दे रखा है, और वो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड फॉर मिनिमम मोलर मास। ठीक है, मिनिमम मोलर मास के लिए इस कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंटेज निकालो। ठीक है, तो जब जो मोलर मास है उसको मिनिमम रखना है, तो मोलर मास तो इस पूरे कंपाउंड का है ना, तो मिनिमम मोलर मास के लिए जो कार्बन है वो मिनिमम तो 1 हो सकता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट वो हमें एक टाइप से इसके नंबर ऑफ एटम्स दे रहा है। अगर वो बोल रहा है कि मिनिमम मोलर मास के लिए कार्बन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताओ एक कंपाउंड के अंदर,
ठीक है, या फिर किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताओ कंपाउंड के अंदर, तो मिनिमम मोलर मास के लिए जो उसकी एटॉमिसिटी है वो मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, 0 तो हो नहीं सकती। तो इन शॉर्ट वो हमें नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, दैट इज 1। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इस तरह से आ जाएंगे। बाकी डेटा क्वेश्चन में दे रखा होगा, एक चीज मिसिंग होगी और वो ये हमसे पूछ रहा होगा, इस टाइप से सॉल्व करना है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कंपाउंड का एक्चुअल फार्मूला है, और एम्पिरिकल फार्मूला उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जब कन्वर्ट कर देंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, ठीक है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O। ठीक है, तो जब हम n फैक्टर निकालते हैं तो वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एसिड दे रखा है इथेनोइक एसिड, जब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो ये होगा, जब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये आ जाएगा। n वैल्यू इसके अंदर 2 हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास वो होते हैं हमारे पास n की वैल्यू। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इन एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे किस टाइप से सॉल्व करने होते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाले, एम्पिरिकल फार्मूला वाले, मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले। सल्फर का ऑक्साइड है, 50% सल्फर इज प्रेजेंट एंड कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, पहले एलिमेंट्स लिख लेंगे सल्फर और ऑक्सीजन, फिर उनकी परसेंटेज लिख लेंगे, फिर परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट करेंगे। परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट करते हैं, ये तो सबको ही पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे। आई बात समझ में? 50-50% था, क्यों था? 50% सल्फर पहले से प्रेजेंट था, तो ऑक्सीजन होगा 50% होगा, 100 माइनस 50, 50/32, 32 इसका मोलर मास, इसका 15/16 इसका मोलर मास। इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास इनका रेशियो आएगा 1:2, तो एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा SO2। अब जब इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल रहे होते हैं तो सबसे इजी तरीका यही होता है कि इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो। आई बात समझ में? तो वो S:O का रेशियो ऑटोमेटिक आ जाए, S:O इक्वल्स टू 50/32 डिवाइडेड बाय 50/16। तो जब सॉल्व करेंगे तो भी 1/2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस 10 पावर 4 into 10 power 10 atoms of P and 10 power 11 atoms of O are present। ठीक है, कैलकुलेट द पॉसिबल एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब जो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला इसलिए आता है क्योंकि हम यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं, तो जब भी एम्पेरिकल फार्मूला की बात होगी तो हमें सिंपलेस्ट रेशियो ही आएगा हमारे रिजल्ट में। अब मान लो क्वेश्चन में हमें वो n फैक्टर दे दे, ठीक है, जो n फैक्टर है, तो उससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी निकाल सकते हैं और उससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो अब इस केस के अंदर से नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है, तो परसेंटेज तो दे नहीं रखा, नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है, तो सिंपली इनका रेशियो निकाल लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इन दो क्वेश्चन से देखा ये जो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट है वो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया, दैट इज परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 2.73 ग्राम ऑफ एनी ऑक्साइड ऑफ V कंटेन्स 1.53 ग्राम ऑफ V। ठीक है, देन कैलकुलेट इफेक्टिव फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इफ इट्स एटॉमिक मास ऑफ V इज 51। ठीक है, V दे रखा है और O दे रखा है क्योंकि ऑक्साइड बना रहे हैं V का। अब जब ये वाला क्वेश्चन लिया था हमने तो यहाँ पे परसेंटेज दे रखा था, तो एक तरह से ये था कि जो हमारा कंपाउंड है उसको अगर हम 100 ग्राम मान के चले तो उसमें 50 ग्राम हमारे पास सल्फर था और जितना रिमेनिंग है उतना ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन था। तो जब वो परसेंटेज दे रहा होता है तो वो एक टाइम से हमको वेट ही दे रहा होता है। ठीक है, ऐसी इस केस के अंदर उसने हमको सीधा वेट दे दिया, तो हम वेट परसेंटेज को वेट से रिप्लेस कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट कर रहे थे वैसे हम यहाँ पर जो गिवन वेट है गिवन वेट अपॉन उसका एटॉमिक वेट कर देंगे।
1.53 ग्राम V था, तो 1.53 अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ V51 2.73 पूरा था, जिसमें से 1.53 V था, तो ऑक्सीजन कितना बचा 1.20 और डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट 16। तो इस चीज को खास कर ध्यान रखना कि जो वेट है, अगर वेट दे रखा है इट इज इक्वल टू परसेंटेज। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जैसे हमारे पास ये परसेंटेज दे रखी है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट की परसेंटेज दे रखा होता है वो उसका वेट ही दे रखा होता है कि अगर जैसे 100 ग्राम अगर पूरे कंपाउंड का मास है तो उसमें से 50% सल्फर है, ठीक है, जैसे ये वाला दे रखा है। हमारा आंसर ये आ रहा था। अब इस पूरे कंपाउंड का जो वेट है फिर मोलर मास है वो है 32 प्लस 32, ठीक है, 16 इंटू 2 32 और ये 32, तो 64 है, जिसमें से सल्फर है 32, तो आधा वेट हो गया ना। तो ये कह रहा है अगर 100 ग्राम ले रहे हैं हम कंपाउंड को तो उसमें 50% हमारा सल्फर है, तो एक टाइप से 100 ग्राम अगर हमारे पास पूरा कंपाउंड का मास है तो उसमें से 50 ग्राम सल्फर है, तो जो परसेंटेज दे रहा होता है वो एक टाइप से वेट ही दे रहा होता है, ठीक है। तो परसेंटेज दे तो डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कर दो। अब उसने अगर परसेंटेज नहीं दे रखा, सीधा वेट दे रखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वेट और परसेंटेज एक ही चीज है, वेट इक्वल टू परसेंटेज। आई बात समझ में? तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो V/O का रेशियो निकालना है, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। V/O देखो इक्वल्स टू 1.53 डिवाइडेड बाय 51 और नीचे है 1.20 और ऊपर चला जाएगा 16, ये पॉइंट पॉइंट हट गए, ये गया 3 टाइम्स, 4 से डिवाइड करते हैं, ये गया 4 टाइम्स, ये गया हमारा 5 टाइम्स, सॉरी ये हमारा जाएगा 120 है, मैंने 20 सोच किया था, सॉरी, तो जाएगा 30 टाइम्स, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, ऊपर 3 है नीचे 10 है, इसको डिवाइड किया 4/10 को तो हमारा आ गया 2/5, ठीक है। तो 2:5 का रेशियो आ गया हमारे पास। तो जब हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकाला, सिंपलेस्ट रेशियो निकाला तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला ही आएगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास V2O5, ठीक है। अब ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं 3 वैरायटी, इसमें हमें, अब मैं एक टाइप से सारा इसका मेन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल रहे होते हैं उसके अंदर हम एलिमेंट्स के रेशियो निकाल रहे होते हैं, टाइप से सिंपलेस्ट रेशियो निकाल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास 1 मोल SO2 पूरा मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर 1 मोल सल्फर होगा और 2 मोल ऑक्सीजन के होंगे, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स के होंगे। तो हम एक टाइप से एक कंपाउंड के अंदर उसके एलिमेंट्स का रेशियो निकाल रहे होते हैं, उनके मोल्स का रेशियो निकाल रहे होते हैं, कि मेरे पास अगर 1 मोल SO2 है तो उसके अंदर 1 मोल सल्फर होगा और 2 मोल हमारे पास ऑक्सीजन के होंगे, तो हम एक टाइप से मोल्स का रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो भी डेटा दे रखा है उससे हमको मोल्स का रेशियो निकालना है। अब हमें परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज का मतलब एक तरह से वेट दे रखा है कि 100 ग्राम में इतना परसेंट, 100% में इतना परसेंट था, तो 100 ग्राम में इतना ग्राम हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया और उसका रेशियो निकाल दिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला का ये होता है कि नंबर ऑफ जो मोल्स है उनका सिंपलेस्ट रेशियो। तो जब भी हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होता है तो हम एक टाइप से क्या कर रहे होते हैं, मोल्स का रेशियो ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वेट अपॉन मोलर मास मोल्स हो गया। अब मोल्स इक्वल्स टू N अपॉन Na, ठीक है। जब हम मोल्स का रेशियो लेंगे तो मोल्स की जगह हम इस चीज को रिप्लेस, मोल्स को हम इस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। Na तो समय कांस्टेंट है तो रेशियो निकालते टाइम घट जाएगा, तो मोल्स की जगह हम नंबर ऑफ एटम्स भी ले सकते हैं। अब हमको अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स ही दे दिया जाए तो सिंपली उसका रेशियो निकाल दो, क्योंकि वो मोल्स के बराबर है। आई बात समझ में? अब इस कंपाउंड के अंदर हमें वेट दे रखा था तो हमने वेट अपॉन एटॉमिक वेट किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, उनका रेशियो निकाला तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। तो इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हमें मोल्स का रेशियो निकालना था। आई बात समझ में? इससे हमें पता चलता है कि जो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट है
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ पर जो परसेंटेज आ रहा है वो वेट के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा स्टोइशियोमेट्री का। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट का, जैसे कोई भी हमारे पास रिएक्शन दे रखी है, मान लो ये रिएक्शन दे रखी है, क्वेश्चन में दे दिया कि इसके हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो जो NH3 है कितना बनेगा, या फिर इसके 2 मोल्स कितने N2 से रिएक्ट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब जब हम स्टोइशियोमेट्री की बात करते हैं तो इट इज द रेशियो ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री इसके आगे जो स्टोइशियोमेट्री, तो जितने भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं उसके बारे में मेनली ये कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पर जितने भी आगे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी वो मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बैलेंस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ N2 जब 3 मोल्स ऑफ H2 से कंबाइन करता है तो 2 मोल्स ऑफ NH3 बनते हैं। तो जो मोल्स का रेशियो निकालेंगे तो 1:3:2 आ जाएगा। ठीक है, तो मोल्स का रेशियो निकाल सकते हैं हम। इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका 3 मोल, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, इसके 3 मोल से कंबाइन होके 2 मोल NH3 बनाएगा। ठीक है, अब अगर मोल्स का फॉर्मूला देखें हम, मोल्स क्या होता है, नंबर मोल्स इक्वल्स टू N अपॉन Na इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, जब इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो रेशियो ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर है, रेशियो निकालते टाइम Na कट जाएगा दोनों तरफ क्योंकि ये दोनों के लिए बराबर होता है, यूनिवर्सल है। तो ये क्या बचा हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज वेल एज वॉल्यूम एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स से ये वाली वैल्यू क्या आती है हमारे पास 22.4, हर तरफ कट जाएगा, वॉल्यूम रह जाएगा हमारे पास। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका 1 लीटर या फिर इसका 1 ml, इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर से कंबाइन करके इसके 2 लीटर बनाएगा, इसका 1 ml इसके 3 ml से कंबाइन करके इसका 2 ml बनाएगा। यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि इनका जो मास का रेशियो है वो सेम होगा। आई बात समझ में। अब N2 का मास हो गया 28, H2 का हो गया 2, तो 3 टाइम्स तो 6 हो गया। इसका एक बार होता है 17, तो 2 टाइम्स 34। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि इसके 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से रिएक्ट करके 34 ग्राम बनाते हैं। आई बात समझ में। मैं इस तरह से नहीं बोल सकता। जब भी मुझे वेट पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो पहले मैं मोल्स का रेशियो यूज करके मोल्स निकालूंगा। मान लो हमसे इसके वेट पूछ लिया, इन दोनों का डेटा दे रखा कि इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, और इसका वेट पूछ लिया, तो पहले मैं वेट से इनके मोल्स निकालूंगा। ठीक है, फिर मैं देखूंगा कि अगर इसका 1 मोल से इसके 2 मोल NH3 बन रहे हैं, तो जो हमारे पास गिवन मोल्स हैं, जो हमने जो हमारा गिवन वेट था उससे जो मोल्स निकाले थे, उससे कितने मोल्स बनेंगे, फिर जितने मोल्स इसके बन रहे होंगे उससे मैं उसका वेट निकाल लूंगा। आई बात समझ में। तो मास हम इक्वेट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट करते हैं मेनली। बस ये बता दिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वेट कर सकते हैं और वॉल्यूम भी इक्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A plus B equals to AB. 1 mole each of A and B react and 0.5 mole of AB is obtained. Calculate percentage yield of AB. अब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से जब कंबाइन करेगा तो 1 मोल AB बनता है अंडर आइडियल कंडीशन। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हमने इसका 1 मोल लिया और इसका भी 1 मोल लिया, तो इसका 0.5 मोल बन रहा था, मतलब कम बन रहा था, जितना बनना चाहिए था उसे कम बन रहा था। आई बात समझ में। बनना कितना चाहिए था, 1 मोल, बन कितना रहा है 0.5 मोल। परसेंटेज यील्ड कितनी कम होगी, कैसे कम होगी, बना कितना 0.5, बनना कितना चाहिए था 8 × 100, ये तो क्या 1/2, 50%। जो यील्ड है वो सिर्फ 50% हुई। देखने से भी पता चल रहा है 1 मोल बनना चाहिए था, आधा मोल बन रहा है, तो सिर्फ 0.5% यील्ड हुई या फिर 50% यील्ड हुई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 मोल ऑफ A reacts with 20 मोल ऑफ B to form 3 moles of A2B3. कैलकुलेट परसेंटेज yield of A2B3. अब इसमें रिएक्शन इधर लिखी तो रिएक्शन लिख लो, A और B, यहाँ पे बन गया हमारा A2B3. इसके 2 मोल्स हैं, इसके 3 मोल्स हैं. अब हमको कह रहा है वो कि इसके 8 मोल्स लिए हमने और इसके B के 20 मोल्स लिए, तो हमारे पास 3 मोल्स बने इसके. ठीक है, तो हम अब हमारे पास जो रिएक्टेंट है दोनों के डेटा दे रखे हैं. पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. तो इसको हम रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाते हैं. ठीक है, दोनों तरफ मान लो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12. अब जो 8 मोल ए के हैं वो 12 मोल बी के 12 मोल से रिएक्ट करता है. अब मैं मान लो कि मैं जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ, अब इसकी वैल्यू बढ़ाने पर जो ए था हमारे पास वो तो पूरा खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि हमारे पास जो ए है वो सिर्फ और सिर्फ 8 मोल है. ठीक है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकता, बट ये जो 8 मोल था ये सिर्फ और सिर्फ 12 से कंबाइन हो रहा था. बट हमारे पास बी कितना था 20, तो बस कितना जाएगा 8, तो ये एक्सेस में पड़ा रहेगा. तो हमारे पास जो ए है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट आ गया. ठीक है, तो हम ए के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. कैलकुलेट परसेंटेज yield. अब देखो 2 मोल ऑफ ए से 1 मोल ऑफ A2B बन रहा है, A2B3 बन रहा है. तो 2 मोल ए से 1 मोल A2B3 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा 1/2. तो हमारे पास दे कितने रखे हैं 8 दे रखे हैं, तो 8 से कितना बन जाएगा 4 मोल्स. ठीक है, तो जो हमारे पास दे रखा है बनना कितना चाहिए था 4 मोल्स, बट बन कितना रहा है 3 मोल्स. तो जो जितना बनना चाहिए था जो बन रहा है वो कम है. बनना चाहिए था 4 पर बन कितना रहा है 3. तो जो yield है वो कम होगी. ठीक है, 100% yield नहीं हुई, कितने परसेंट हुई, कितना बना 3 अपॉन कितना बनना चाहिए था 4 इंटू 100 कर दो, तो सिर्फ और सिर्फ 75% yield हुई, 100% नहीं हुई. ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. अब हम अपना नेक्स्ट जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट के कुछ जनरल फॉर्मूलाज हैं जो सबको पता होते हैं. इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. मतलब मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर हो गया इक्विवेलेंट वेट. अब ये तो हो गया इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला. ठीक है, फिर आता है ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला, विच इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर और मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर. यहाँ पे दे रखे हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर और मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर. ये 3 फॉर्मूलाज हैं ये ग्राम इक्विवेलेंट्स के. ठीक है, ये भी सबको पता होते हैं. क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है और हमसे डायरेक्ट पूछ रखा होता है. मान लो ये 2 फॉर्मूले हैं इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट्स के. इक्विवेलेंट वेट दे रखा होगा, नॉर्मेलिटी दे रखी होगी, वॉल्यूम दे रखा होगा, वेट पूछ रखा होगा. इस टाइप से आते हैं, तो इन दोनों को इक्वल करके वेट निकाल सकते हैं. 3 चीजें दे रखी होंगी, चौथी चीज निकालनी होगी. नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, ये तो हो गया सारा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. जैसे हमारे पास कुछ भी रिएक्शन है, ठीक है, तो जितने भी हैं चाहे रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, उनके जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है वो सेम होते हैं. आगे बात समझ में. अब इक्विवेलेंट्स ऑफ ए ऑन इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी. ठीक है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने देखा था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वो यहाँ पे डाल दी. अब हमारे पास आती है इक्विवेलेंट वेट की डिफाइन. Equivalent weight, it is that mass of a substance which combines with either 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 gram of chlorine or 108 gram of silver. ठीक है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि या तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करे, या तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करे,
या तो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से कंबाइन करें या फिर 108 ग्राम ऑफ एजी से कंबाइन करें। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल व्हिच फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड हैविंग 5 ग्राम मेटल एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड है जिसके अंदर जो मेटल है वो 5 ग्राम है और जो ऑक्सीजन है वो 32 ग्राम है। तो इस मेटल ऑक्साइड में जो मेटल है उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करो। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल व्हिच फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड हैविंग 5 ग्राम मेटल एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब जो मेटल है उसका इक्विवेलेंट वेट इज दैट वेट व्हिच कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब जब मेटल ऑक्साइड बना होगा, मान लो हमारे पास मेटल ऑक्साइड है जिसके अंदर 5 ग्राम हमारे पास मेटल है और 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो मेटल ऑक्साइड के अंदर 5 ग्राम मेटल कंबाइन हुआ 32 ग्राम ऑक्सीजन से, बट हमसे पूछा क्या इक्विवेलेंट वेट, तो हमें सिर्फ वो वेट बताना जो कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से बाइंड किया हो। ठीक है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ 5 ग्राम, तो एक के साथ कितना होगा 5/32, तो 8 के साथ कितना होगा, इतना वेट हो गया उसका इक्विवेलेंट वेट मास मेटल का। ये जाएगा 4 सा, तो 5/4 ग्राम आ गया हमारे पास मेटल का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इस तरह से बाकी सब क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अब इसके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट है क्या, इसके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रखा है, बहुत सिंपल है। अब हमारे पास कुछ भी दे रखा हो, चाहे हमारी अब इस रिएक्शन में तो मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन था, इसमें इस टाइप से था कि मेटल प्लस O2 मिलकर बना रहे मेटल ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हाफ कर लो, बैलेंस। वैसे ये जो इक्विवेलेंट वाली रिएक्शंस होती है इनमें बैलेंस की जरूरत नहीं होती, ठीक है, इनमें बैलेंस नहीं करना होता। तो ये रिएक्शन थी। जब हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन के बराबर। तो इसका इक्विवेलेंट वेट, इसके इक्विवेलेंट्स ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि इसके अंदर स्टोइचियोमेट्रिक बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे बैलेंस करके हाफ कर दें तो इसके इक्विवेलेंट से आगे हाफ कर दो, नहीं करना। जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका वेट पूछ इसका इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा है। ठीक है, इसका वेट कितना दे रखा है हमारे पास 5 मेटल का, हमारे पास ऑक्सीजन का वेट कितना दे रखा है 32। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हो गया हमारे पास 16, उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। मेटल के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो सिर्फ ऑक्सीजन लेके चलो, O2 लेने की भी जरूरत नहीं है। एलिमेंटल हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वैसे तो H2 के साथ रिएक्ट करेगा, बट हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ H का मास लेंगे। ठीक है, तो जब हम ऑक्सीजन का निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट, तो ऑक्सीजन का मास हो गया 16, उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, उसका वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वो दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एलिमेंट गेन्स और लूजेस, moreover gains to attain normal gas stable configuration। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, नियॉन बनाने के लिए, नॉर्मल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाता है, ऑक्सीजन कितने गेन करता है, 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसको 10 तक पहुंचना है नियॉन की तरफ, तो वो 2 गेन कर लेगा, ऐसे क्लोरीन के लिए 1 हो जाए। तो जब ऑक्सीजन के लिए हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 16/2, 16/2 कितना 8। ठीक है, और इसकी जगह हम 8 लिख देंगे। तो जब हम ये मास निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये 4 टाइम्स गया, 4 इधर आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इधर है, तो फिर से 5/4 आ गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ भी रिएक्शन दे रखी है, जैसे यहाँ पर ये 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बाइंड क्यों हुआ, वो कंसेप्ट यहां से आया था। ठीक है, equivalent weight is the weight of substances which binds with 1 gram of hydrogen। 1 ग्राम क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट वेट रखा है एक टाइप से। इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का कैसे आया,
एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, हाइड्रोजन का मास होता है 1, उसका वैलेंसी फैक्टर भी होता है 1, तो 1/1 आ गया 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी फैक्टर 2, तो 16 आ गया। क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी फैक्टर 1, 35.5। एजी, एजी कौन से सीरीज का है, क्यों आज आऊं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। ये आता है हमारे पास 9th ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा सिल्वर, तो ये सूडो इनर्ट गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा जिंक ग्रुप की, ठीक है। तो ये जब सूडो इनर्ट गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। सिल्वर का मास होता है 108, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 108/1, दैट इज 108, ठीक है। तो अगर हमसे इक्विवेलेंट वेट पूछ रखा है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, तो हमें वो वेट निकालना है जो कि जो हमारे पास दूसरा एलिमेंट दे रखा है उसके इक्विवेलेंट वेट से बाइंड हो। आगे बात समझ में, इक्विवेलेंट वेट वो वेट है जो कि दूसरे कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट से बाइंड कर रहा हो। ये सारे भी इक्विवेलेंट वेट्स ही है, ठीक है। तो इसीलिए बोला था। अब ये सारे मैंने तो लिख दिए, अब जरूरी थोड़ा है कि हर चीज के रटते फिरोगे। अब मान लो इनमें कोई क्वेश्चन दे रहा है जिसमें नाइट्रोजन दे रखा है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, अगर मेटल नाइट्राइड बन रहा है तो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो उस केस में हमारा आंसर चला जाएगा वेट ऑफ सब्सटेंस व्हिच बाइंड्स विद नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, उसका एटॉमिक वेट कितना होता है 14 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो नोबल गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो नाइट्रोजन के केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस और मेटल विल बी द मास और द वेट ऑफ मेटल व्हिच कंबाइंस विद 14/3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है हमें। जैसे क्वेश्चन में दो चीजों के बारे में डेटा दे रखा होगा, एक तो हमारे पास मेटल दे रखा होगा, दूसरा हमारे पास कोई भी एलिमेंट दे रखा होगा, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिल्वर, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है। तो जब इक्विवेलेंट वेट पूछेगा तो हमें इधर भी इक्विवेलेंट वेट चाहिए, तो उधर भी इक्विवेलेंट वेट लेना पड़ेगा ना, आएगा समझ में, और उधर का भी इक्विवेलेंट वेट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखा दिया था। अब इसमें पूछ रखा है इसने फाइंड द इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ सल्फर इन दिस H2S, तो सल्फर का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो सल्फर किसके साथ कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो जब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो वो वेट जो कि इसके इक्विवेलेंट वेट के साथ कंबाइन हो उसी को इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, उसका एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर 1/1, दैट इज 1। तो अब इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है हमारे पास 2 ग्राम और सल्फर है हमारे पास 32 ग्राम, ठीक है। अब 2 ग्राम के साथ 32 बाइंड हो रहा है, 32 ग्राम बाइंड हो रहा है इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर, तो 1 ग्राम के साथ कितना कंबाइन होगा 16 ग्राम, ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया, क्योंकि दैट अमाउंट ऑफ एलिमेंट या फिर दैट वेट ऑफ एलिमेंट विच कंबाइंस विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना सल्फर कंबाइन होगा, वही सल्फर का इक्विवेलेंट वेट हो गया। ऐसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर सल्फर है और O2 है, सल्फर का वेट हो गया 32, इसका वेट भी होगा 32 टोटल, ठीक है। आई बात समझ में। अब इस कंपाउंड के अंदर 32 ग्राम सल्फर 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। अब सल्फर का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। तो इसका वो मास जो कि इसके इक्विवेलेंट वेट के साथ कंबाइन कर रहा हूं, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एलिमेंटल फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, एलिमेंटल फॉर्म में ही सॉल्व करना है। और तो यहाँ पे कितना ही उसका एटॉमिसिटी कितनी भी दे रखी हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, उसका वैलेंसी फैक्टर 2, तो 16/2 8, तो वो मास जो कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा होगा वही सल्फर का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। अब इसके अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम सल्फर के साथ, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने से कंबाइन करेगा, 8 ग्राम सल्फर से ही कंबाइन करेगा, तो इस केस के अंदर ये उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है SO3। SO3 के केस में सिंपल है,
ऐसे ही सॉल्व करना है। SO3 है तो इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है 48, तो 48 ग्राम के साथ 32 ग्राम सल्फर कंबाइन कर रहा है, तो एक के साथ कितना कंबाइन करेगा 32/48, और 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कंबाइन करेगा 32/48 इंटू 8, ये गया 6 ग्राम, तो ये हमारा 5 पॉइंट समथिंग चला जाएगा 5 ग्राम, तो 5 ग्राम हमारा सल्फर का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर सही है। हाँ यही है, ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, दे कंटेन 50% एंड 60% ऑक्सीजन। मान लो 100 ग्राम था, ठीक है, जो परसेंटेज दे रखे एक टाइप से वेट ही दे रखा है। मान लो 100 ग्राम है ऑक्साइड का वेट, तो एक में 50 ग्राम ऑक्सीजन है, दूसरे में 60 ग्राम ऑक्सीजन है। तो फर्स्ट केस के अंदर 50 ग्राम ऑक्सीजन 50 ग्राम सल्फर से कंबाइन कर रहा है। अब इसमें अगर हमको, ये ऑक्सीजन के लिए हो गया और सल्फर के लिए हो गया, अब अगर हमें इसमें सल्फर का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ये देखो इक्विवेलेंट वेट नहीं पूछ रखा है, ऐसा पूछ रखा है द वेट ऑफ सल्फर व्हिच कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इन रेशियो, ठीक है। तो दोनों में देखो कि 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना सल्फर कंबाइन कर रहा है। अब 100 ग्राम में 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 50 ग्राम सल्फर कंबाइन कर रहा है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 1 ग्राम सल्फर कंबाइन करेगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। दूसरे केस में 60 ग्राम ऑक्सीजन है और 40 ग्राम सल्फर है, ठीक है। 60 ग्राम के साथ 40 ग्राम जब कंबाइन कर रहा है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन का कितना कंबाइन करेगा 40/60, ठीक है। तो सल्फर हो गया, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2/3। अब वेट ऑफ सल्फर विच कंबाइंस विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इन रेशियो। अब फर्स्ट केस में 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 1 ग्राम सल्फर कंबाइन कर रहा है, दूसरे केस में 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 2/3 ग्राम सल्फर कंबाइन कर रहा है, इनका रेशियो कितना आ जाएगा 1/2/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3:2 रेशियो आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1.2 ग्राम मेटल आयन combines with 4.8 ग्राम of oxygen to form an oxide, ठीक है। अब 4.8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 1.2 ग्राम मेटल कंबाइन कर रहा है। अब उसने पूछा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइंस विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अपॉन उसका वैलेंसी फैक्टर, दैट इज 16/2। वैलेंसी फैक्टर कैसे आया उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो 8 ग्राम आ गया, 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कंबाइन करेगा 1.2/4.8 ग्राम मेटल, तो 8 ग्राम के साथ कितना कंबाइन करेगा 1.2/4.8 इंटू 8 ग्राम मेटल। पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट गया था 12 से गया 4 टाइम्स, ये 8 टाइम्स 2 टाइम्स चला गया, तो 2 ग्राम हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या क्या दे रखे हैं, ये सब क्लियर है। तो सारा जो जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारा इस खेल का कॉन्सेप्ट है। अब हर बार हम ये इक्वेशन तो लिखने नहीं वाले, तो इक्वेशन लिखने से अच्छा है कि दैट मास ऑफ एलिमेंट विच कंबाइंस विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ, जिस भी चीज के साथ वो कंबाइन कर रहा है, अब चाहे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे, चाहे फ्लोरीन के साथ कंबाइन करे, चाहे सिल्वर के साथ कंबाइन करे, चाहे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x1 ग्राम ऑफ ए मेटल, ठीक है। तो हमारे पास मेटल था, ये था x1 ग्राम ऑफ मेटल फॉर्म्स एन ऑक्साइड विच हैव वेट x2 ग्राम। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ बैलेंस को, जो रिएक्शन उसको बैलेंस करना है, हमें एलिमेंटल फॉर्म में लेके चलना है, ठीक है। तो ये मेटल ऑक्साइड बन गया, मेटल ऑक्साइड का वेट था x2 ग्राम, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होगा वो x2 माइनस x1 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का वेट हो गया x2 माइनस x1। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग
X2 माइनस X1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना मेटल कंबाइन कर रहा है? X1 ग्राम। अब उससे पूछ लिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल वो वेट होगा जो कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन का कंबाइन कर रहा हूं। ठीक है, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इतने ग्राम ऑक्सीजन इतने के साथ कंबाइन करना है गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन x अपॉन x2 माइनस x1 ग्राम मेटल के साथ कंबाइन करेगा, तो 8 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगा? x1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू 8, और यही हमारा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मेटल के लिए। ठीक है, सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये था क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मेटल ऑक्साइड 20% मेटल इज प्रेजेंट। मतलब जो मेटल ऑक्साइड बना, तो मान लो 100 ग्राम था पूरा मेटल ऑक्साइड, उसके अंदर 20 ग्राम मेटल था, 80 ग्राम बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन था। तो हम ये बोल सकते हैं कि 20 ग्राम मेटल 80 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, या फिर 80 ग्राम ऑक्सीजन 20 ग्राम मेटल के साथ कंबाइन हुआ। तो उसने पूछ लिया इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब 80 ग्राम ऑक्सीजन 20 ग्राम मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है, तो 8 ग्राम कितने के साथ कंबाइन होगा? 2 ग्राम के साथ। इधर भी इक्विवेलेंट वेट, इधर भी इक्विवेलेंट वेट, तो ये जो आया ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया। ठीक है, तो इस केस के अंदर इक्विवेलेंट वेट हो गया हमारा 2 ग्राम। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका आंसर, 2 ग्राम ही दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ मेटल नाइट्राइड, मेटल प्लस एन मेटल नाइट्राइड, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई थ्योरम नहीं लगानी। 70% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो मेटल नाइट्राइड के अंदर ये बोल सकते हैं अगर 100 ग्राम लेके चले तो 70 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा है, बाकी का बचा हुआ कितना है? 30% मेटल के साथ। तो 70 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइन हुआ 30% 30 ग्राम मेटल के साथ। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, तो दैट वेट ऑफ मेटल विच कंबाइंस विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 डिवाइडेड बाय उसका वैलेंसी फैक्टर 3, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 Np3, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नियॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, नॉर्मल या स्टेबल। तो नाइट्रोजन के लिए वैलेंसी फैक्टर 3 हो गया। 1 ग्राम नाइट्रोजन 30/70 ग्राम मेटल के साथ कंबाइन करेगा, तो 14/3 ग्राम, दैट इज 30/70 इंटू 14/3। ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 0 से 1 0 गया, 3 से 3 क्या आएगा 2 टाइम्स, तो 2 ग्राम आ गया इसका भी आंसर। सिंपल, इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या कह रहा है, 1.2 ग्राम मेटल डिस्प्लेसेस 1.12 लीटर हाइड्रोजन। मतलब जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 1.2 ग्राम मेटल जो है वो इतने लीटर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ। ठीक है, तो हम जो गिवन डेटा है उससे देख लेते हैं, लीटर को वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वेट अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, वेट निकालना है हाइड्रोजन का, H2 का मोलर मास कितना होगा 2, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1.12, नीचे कितना होगा 22.4। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स आएगा? ये 20 टाइम्स आएगा, ये इधर चला गया 10 टाइम्स, तो वेट कितना आ गया 0.1 ग्राम। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो वो आएगा कि 0.1 ग्राम इस वॉल्यूम की जगह। अब कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ठीक है, तो दैट वेट ऑफ मेटल विच कंबाइंस विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक मास हो गया 1, वैलेंसी फैक्टर भी हो गया 1, तुम्हारा 1 1 1। अब क्वेश्चन के अंदर 0.1 ग्राम हाइड्रोजन 1.2 ग्राम मेटल से कंबाइन कर रहा है, तो 1 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा? 12 ग्राम से, और यही उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। ठीक है, इधर भी इक्विवेलेंट वेट, इधर भी इक्विवेलेंट वेट, तभी तो इक्वेट कर पा रहे हैं। तो ये इसके अंदर हमारा आंसर चला जाएगा 12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.126 ग्राम एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 100 ml 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना, तो दैट वेट ऑफ एसिड व्हिच कंबाइंस विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, जो दूसरा
कंपाउंड दे रखा है। NaOH का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना होता है? NaOH का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा उसका एटॉमिक मास अपॉन उसका वैलेंसी फैक्टर। NaOH का जो वेट होता है वो होता है 40 ग्राम्स, ठीक है, 40 ग्राम्स अपॉन उसका वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर हो गया 1, तो ये उसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि 40 ग्राम NaOH के साथ कितना एसिड कंबाइन करेगा। बट उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास NaOH कितना था, ठीक है, 1.2 ग्राम एसिड कितने NaOH के साथ रिएक्ट हुआ। तो इस डेटा से हम पहले उसका वेट निकाल लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी दे रखा है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, n फैक्टर तो 1 ही है तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी हो गया, ठीक है। तो 0.1 मोलर हो गया इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मोलर मास, नीचे वॉल्यूम इन ml और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम हमको इतना दे रखा है। तो इससे हमारे पास वेट आ जाएगा NaOH का सॉल्व करने पे। वेट आ गया हमारे पास 4/10 ग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4/10 ग्राम NaOH कंबाइन कर रहा है 1.26 ग्राम एसिड के साथ, तो एक ग्राम कितने कंबाइन करेगा? 1.26 इंटू 10/4, तो 40 ग्राम कितने, 40 ग्राम NaOH का कितना एसिड कंबाइन करेगा? 1.26 इंटू 10 इंटू 40/4, ये नीचे चले गए 2 0, 400 से 400 गए तो 126 ग्राम हमारा आंसर है, ठीक है। मैं एक गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 0.126 दे रखा है और मैंने यहाँ पे 1.26 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट कर देते हैं